श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4, साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान, ऑडियो नंबर 84। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें 5 ऐसे आसनों के बारे में बताया जिन्हें हर कोई आसानी से कर सकता है। ये आसन हैं पादहस्तासन, धनुषासन, सर्वांग आसन, मत्स्य आसन और शवासन। साथ ही गुरुदेव ने यह भी बताया कि मंत्र जप करते हुए मंत्र की संख्या को ध्यान में रखकर आसन का समय नियत रखने का विशेष महत्व है। साथ ही गुरुदेव ने यह भी बताया कि मानसिक कार्यों में लगे रहने वाले शरीर एवं व्यायाम की उपेक्षा करने लगते हैं और प्राय शारीरिक श्रम से परहेज करते हैं। आरोग्य प्राप्ति के लिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शरीर के उन भागों से भी मल निष्कासित होता रहे जहाँ तक व्यायाम की पहुँच नहीं है। इसी हेतु भारतीय योग शास्त्रियों ने ऐसी व्यायाम पद्धति का विकास किया है जो मर्म स्थानों के शोधन के साथ साथ शरीर के स्नायुओं को सचेष्ट भी करता है। और इसी के साथ गुरुदेव ने हमें आइसोमेट्रिक व्यायाम के बारे में भी बताया कि नव विकसित आइसोमेट्रिक व्यायाम जहाँ उत्साह, आरोग्यता और सुदृढ़ता प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ है, वहीं यह अत्यल्प अवधि का सरल अभ्यास उन सभी लोगों के लिए वरदान है जिनके पास समय का अभाव है। इसके अतिरिक्त इसे कहीं भी किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। अब क्रमशः आगे श्रमजीवी वर्ग के लोगों को यह सुयोग सहज ही मिल जाता है। किसान, मजदूर, माली, ग्वाले, लुहार, बड़े स्तर के लोग दिन भर शारीरिक श्रम करते और सुदृढ़ एवं निरोग रहते हैं। प्रश्न उन लोगों का है जो मस्तिष्कीय श्रम के क्लर्कों के स्तर के कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, मुनीमों की तरह बही खाता जोड़ते रहते हैं। उन्हें दफ्तर से छूटते ही शारीरिक श्रम का अवसर खोजना चाहिए। दफ्तर से घर यदि दूर ना हो तो पैदल ही आया और जाया करें। घर पर शाक वाटिका, पुष्प वाटिका लगाने का शौक लगाया जाए। मिलजुल कर घर का काम निपटाने से सभी सदस्यों को समानता का न्यायोचित अवसर मिलता है। साथ ही कर्म कौशल उभरता तथा अन्य उपयोगी कर्मों के लिए समय बचता है। कपड़े धोना, घर की पुताई, सफाई, टूट फूट की मरम्मत, बर्तन मांजना जैसे कार्यों में यदि घर के सभी साथ साथ जुट पड़ने की आदत डालें तो सभी को व्यायाम का लाभ मिलेगा। थोड़ी देर में घर साफ सुथरा हो जाएगा। जो स्त्रियां दिन भर काम में उलझी रहती हैं, उन्हें और पढ़ने या गृह उद्योग अपनाने का अवसर मिल जाएगा। इससे उनकी पात्रता भी बढ़ेगी और गृह व्यवस्था भली प्रकार रख सकने में सभी की मिली-जुली सूझबूझ काम करेगी। छोटे बच्चे पालने में पड़े-पड़े हाथ-पैर फेंकते देखे जाते हैं। प्रकृति इस प्रकार उनसे व्यायाम की आवश्यकता पूरी कराती है। प्रश्न उन बीमारों, दुर्बलों, वृद्धों, निठल्लों का रह जाता है जिनका शरीर कठोर श्रम का अभ्यस्त नहीं है। वे चाहने पर भी इस संदर्भ में कुछ बड़ा फैसला नहीं कर सकते। उनके लिए प्रातःकाल की खुली हवा में टहलना भी काम चलाऊ हो सकता है। गहरी सांस लेते हुए कुछ तेज चाल से हर दिन 3 मील टहला जा सके तो उतने भर से अवयवों को इतनी उत्तेजना मिल सकती है कि गाड़ी ठीक तरह लुढ़कती रहे, अवरोध उत्पन्न ना होने पाए। जिनके लिए इतना करना भी कठिन है, उनके लिए बिस्तर पर पड़े-पड़े अंगों का संचालन करते रहना आवश्यक है। उस उपक्रम को भी बेसिलसिले, बेढंगे तरीके से नहीं अपनाया जाना चाहिए। इसमें भी क्रम व्यवस्था सम्मिलित रखी जा सकती है। सैनिक कवायदों में प्राय यही होता है।
अंगों को एक गति से आगे बढ़ाना, फैलाना, फिर उसी गति से उसी कोण से वापस लौटाना। यह कार्य हाथों से, गर्दन से, कमर से, पेट से बारी-बारी से लिया जा सकता है। उन्हें ऊंचा उठाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, यह तीनों ही गतियां अपनाने से एक समग्र व्यायाम बनता है। जिस क्रम से उन्हें फैलाया गया है, उसी के अनुरूप उन्हें सिकोड़ा भी जाए। इसमें तेजी लाने और उतावली बरतने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने पर थकान आने लगेगी और जहाँ-तहाँ दर्द होने लगेगा। फैलाने, सिकोड़ने में धीमी गति रखना ही ठीक है। जल्दी में अमुक संख्या पूरी करने की आवश्यकता नहीं है, वरन यह प्रयत्न करना चाहिए कि गति धीमी रहे और हर उपक्रम को पूरा करने में आवश्यक समय लगे। साथ ही यह ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि फैलाने की क्रिया के साथ सांस अधिक से अधिक लंबी खींची जाए और सिकोड़ना आरंभ किया जाए तो सांस भी इस प्रकार छोड़ी जाए कि फेफड़े पूरी तरह खाली हो जाएं, पेट पिचकने लगे। आवश्यक नहीं कि यह प्रक्रिया एक बारगी लंबे समय तक चलाई जाए। अच्छा यह है कि कुछ देर उपरांत बिस्तर पर पड़े-पड़े किए जाने वाले अंग संचालन करने के उपरांत विराम ले लिया जाए। कुछ समय विश्राम करने पर थकान उतरने के पश्चात फिर वह क्रम चलाया जाए। इस प्रकार खाली समय भी कटता है और उसका सरल व्यायाम करते रहने के रूप में सदुपयोग भी हो जाता है। अगला शीर्षक सरल आसनों द्वारा अंगों को सक्रिय कैसे बनाएं। योगाभ्यास में आसनों की बारी यम नियम के उपरांत आती है। आसन का मोटा अर्थ परिश्रम व्यायाम समझा जाता है और अवयवों को सक्रिय, सुदृढ़ रखने के लिए उनका महत्व अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाता है। आसनों की संख्या कितनी ही है, उनमें 64 या 84 प्रसिद्ध है। इनके स्वरूपों में भिन्नता प्रतीत होती है, किंतु वास्तविक उद्देश्य तलाश करने पर यही प्रतीत होता है कि जिन अवयवों पर साधारण व्यायामों का असर नहीं पड़ता, उन पर ही इस प्रकार का दबाव पड़े कि उनकी शिथिलता सक्रियता में बदल सके। दंड बैठक जैसी कसरतों में हाथ, सीने, जंघाओं पर ही जोर पड़ता है, किंतु भीतरी अवयव उस क्रियाशीलता से वंचित ही बने रहते हैं। हृदय, फुफ्फुस, यकृत, गुर्दे, आते, मूत्राशय, नितंब, रीढ़ आदि कई अवयवों पर सामान्य व्यायामों का नगण्य प्रभाव पड़ता है, जबकि हाथ, पैर आदि पर ही अधिक दबाव पड़ता है। इस असंतुलन को दूर करने में योग आसनों की विशेष भूमिका है। उन्हें श्रृंखलाबद्ध करने से शरीर के सभी अवयवों को उतना प्रभाव पहुंच जाता है जिससे उनकी सक्रियता सतेज हो सके और निष्क्रियता जन्य विकृतियों से छुटकारा मिल सके। पुराने समय में कुक्कुट आसन, मत्स्य आसन, मयूर आसन आदि पशु पक्षियों की व्यायाम पद्धति का अनुसरण करके विनिर्मित किए गए हैं, पर उनमें कठिनाई यह है कि छोटी आयु से ही उनका अभ्यास किया जाए तो मुलायम हड्डियां और मांसपेशियां उनका अभ्यास आसानी से कर लेती हैं, पर जब आयु बड़ी हो जाती है तो इन सब में कड़ापन आ जाता है। ऐसी दशा में वे ठीक तरह नहीं बन पड़ते। झुककर हाथों से पैरों के अंगूठे छूना बचपन में तो आसानी से हो जाता है, पर बड़ी उम्र हो जाने पर टखने की नसें भी कड़ी पड़ जाती हैं और रीढ़ की हड्डी भी एक सीमा तक ही झुक पाती है। अधिक दबाव सहन करने से वह इनकार कर देती है। जबरदस्ती करने पर लाभ की जगह हानि होने का खतरा बढ़ जाता है। पुराने जमाने में लोगों को आराम से ही अभ्यास रहता था। ऐसी दशा में उन्हें आसनों की प्रणाली कठिन नहीं पड़ती थी,
किंतु अब स्थिति बदल गई है। तदनुसार व्यायामों के आसन पक्ष पर भी नए सिरे से समय अनुसार विचार करने की आवश्यकता है। बच्चों से लेकर बुड्ढों तक के लिए, नर नारी सभी के लिए यह शैली उत्तम है कि विभिन्न अवयवों को क्रमशः धीरे धीरे सिकोड़ने और फैलाने की शैली अपनाई जाए। इसमें दंड बैठकों की तरह जल्दबाजी ना की जाए, वरन धीमी गति रखी जाए। धीमापन अधिक लाभदायक और महत्वपूर्ण है। साइकिल को भगा ले जाना उतना कठिन नहीं है जितना कि उसे अति धीमे चलाना। उसमें अपना और साइकिल का बैलेंस अधिक ध्यानपूर्वक संभालना पड़ता है। यही बात आसनों के संबंध में है। उन्हें ऊपर से नीचे की ओर करते चला जाए। गर्दन को पहले बाईं ओर मोड़ा जाए, पीछे दाहिनी ओर। वह अधिक से अधिक जितनी मुड़ सके उतनी मोड़नी चाहिए। अब ऊपर और नीचे ले जाने का क्रम आरंभ करना चाहिए। सिर जितना पीछे जा सके, ठोड़ी जितनी ऊंची उठ सके उतनी उठानी चाहिए। इसके उपरांत उसे नीचे लाना चाहिए, यहाँ तक कि ठोड़ी छाती से लगने की स्थिति में आ जाए। बाएं दाहिने या ऊपर नीचे मोड़ने में इस बात का ध्यान रखा जाए कि गति धीमी रहे और मोड़ने की क्रिया आसानी से जितनी अधिक की जा सके उतनी करनी चाहिए। अब कंधों की बारी आती है। उन्हें भी बाएं दाहिने तथा नीचे ऊपर करना चाहिए। इसके बाद कोहनियों पर से हाथ को ऊपर लाने, नीचे ले जाने की क्रिया करनी चाहिए। यही बात कलाइयों, हथेलियों एवं उंगलियों को नीचे ऊपर, दाहिने बाएं ले जाने के संबंध में चलनी चाहिए। इसी सिलसिले में पूरे हाथ को ऊपर ले जाने, नीचे लाने का अभ्यास करना चाहिए। हाथ जोड़ने के ढंग से आगे लाने और पीछे जितने जा सके उतना प्रयत्न करना चाहिए। पेट के भीतरी अवयवों के लिए भी यही शैली काम दे जाती है। फेफड़ों में अधिक से अधिक हवा भर के उन्हें फैलाना और फिर हवा निकालते हुए उन्हें सिकोड़ना चाहिए। आंतों और अमाशय के व्यायाम के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है। हाथ टखनों पर जमा लेने पड़ते हैं और फिर उन्हें बाहर लाने, भीतर खींचने की चेष्टा करनी होती है। यह जितना संभव हो उतना ही करना चाहिए। सीमा का सदा ध्यान रखना चाहिए। दबाव तो डालना चाहिए, पर वह इतना अधिक ना हो कि अंग दुखने लगें या अनख लगने लगे। यूं पेट एक है, पर इच्छा शक्ति के सहारे उसे यकृत, गुर्दे, मूत्राशय आदि को भी फुलाने सिकोड़ने की क्रिया चल सकती है। चूँकि इसमें इच्छा शक्ति को भी प्रयत्न करना पड़ता है, पर अभ्यास होता नहीं, इसलिए सफलता कुछ देर में मिलती है। फिर भी अभ्यास तो जारी रखना चाहिए। पेट के भीतरी अवयवों का अभ्यास भी इसी तरह हो जाता है और उसमें सफलता मिलने लगती है। रीढ़ की हड्डी के व्यायाम का तरीका यह है कि जमीन या तख्त पर सीधे लेट जाया जाए। नितंब जहाँ के तहाँ जमे रहें। ऊपर के धड़ को बिना कोहनियों का सहारा दिए ऊपर उठाना चाहिए। जब पूरी तरह बैठ जाने जैसी स्थिति बन जाए, तो पहले की स्थिति में चित्त लेट जाने का उपक्रम करना चाहिए। इसमें भी रीढ़ को झुकने और सीधा होने का अवसर मिलता है। कमर को भी इसी प्रकार बाएं दाएं और आगे पीछे झुकाने का प्रयत्न करना चाहिए। पैरों का व्यायाम अपेक्षाकृत सरल है। उन्हें एक एक करके आगे पीछे ले जाना चाहिए तथा चौड़ाने सिकोड़ने का प्रयत्न भी करना चाहिए। घुटनों पर जोर देने का तरीका यह है कि ऊपर से नीचे बैठा जाए और फिर नीचे से ऊपर उठा जाए। पैर के पंजों और उंगलियों का व्यायाम भी इसी क्रम से हो सकता है। जिन दुर्बल शरीर वालों से खड़े होकर
ये क्रियाएं ना हो सकें, उन्हें जमीन पर पीठ के बल लेटकर अवयवों को ऊंचा-नीचा और दायां-बायां करने का अभ्यास करना चाहिए। वह अपेक्षाकृत सरल पड़ता है। स्कूलों में बच्चों को प्राय इसी क्रम से ड्रिल अभ्यास कराए जाते हैं। स्काउटिंग में भी इसी से मिलती-जुलती पद्धति काम आती है। इन दिनों की स्थिति को देखते हुए विभिन्न अंग अवयवों को सिकोड़ने फैलाने की पद्धति ही हानि रहित और करने में सुगम पड़ती है। सभी अंगों के संचालन में आरंभ में आधा घंटा लगाना चाहिए, बाद में क्रमशः बढ़ाते हुए इस प्रक्रिया को 1 घंटे तक ले जाया जा सकता है। शरीर के सक्रिय होने पर मन पर भी उसका असर पड़ना स्वाभाविक है। अगला शीर्षक आसनों व्यायामों की वैज्ञानिक मान्यता। योग मुख्यतः जीव चेतना को ब्रह्मा चेतना के साथ जोड़ देने वाली भावनात्मक एवं विचारणात्मक पद्धति है। उसमें दार्शनिकता प्रधान है तथा हलचल कम। योगी अपनी हलचलों को समेटते हैं और शरीर की शिथिलता को मन की शांति, एकाग्रता की स्थिति में ले जाने का प्रयत्न करते हैं। इससे अंतर्जगत की थकान दूर होती है और ध्यान धारणा के सहारे समाधि स्तर की विश्रांति प्राप्त करने के उपरांत वह स्थिति बन जाती है जिसमें नव जीवन को नए सिरे से निर्धारण संभव हो सके। ब्रह्म विद्या का तत्व दर्शन मन और चिंतन परक है। उपनिषद में योग का प्रतिपादन इसी रूप में हुआ है। योग का भौतिक पक्ष वह है जिसमें शारीरिक हलचलों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और उसके सहारे स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रयत्न किया गया है। इस प्रतिपादन का तर्क यह है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, इसलिए मन को सुसंस्कृत बनाने से पूर्व शरीर को स्वस्थ बनाने की आवश्यकता है। तर्कों का यह सिलसिला व्यर्थ है। शरीर प्रथम या मन, इस विवाद में पड़े बिना भी यह माना जा सकता है कि स्वास्थ्य की अपनी उपयोगिता है और प्रधान या गौण ठहराने के झंझट में पड़े बिना भी महत्वपूर्ण समझा जाए। इसके लिए जो योग साधन उपयोगी हो सकते हैं, उन्हें काम में लाया जाए। योग साधन के शरीर पक्ष में आसन, प्राणायाम, मुद्रा जैसी क्रियापरक विधियों का समावेश है। हठ योग के अंतर्गत नेति, धोती, वस्ती, न्योली, बजौली, ख्यालमती आदि जिन शोधन कृत्यों का विधि विधान है, उन्हें भी इस तरह का माना जा सकता है। व्रत, उपवास एवं तितिक्षा उपचार भी लगभग इसी श्रेणी के हैं। इनका उद्देश्य शरीर को निरोग समर्थ बनाना है। फिर भी जिन सिद्धांतों, उपायों का इस प्रकार से क्रिया-कृत्य में उपयोग किया जाता है, उनका परोक्ष रूप से चेतना को परिष्कृत करने में भी कुछ न कुछ उपयोग रहता ही है। स्वास्थ्य सुधार का लाभ भी कम महत्व का नहीं है। उसके लिए जो उपचार काम में लाए जाते हैं, उन्हें योग विद्या के भौतिक पक्ष की पूर्ति करने वाले माना और अपनाया जा सकता है। विज्ञान क्षेत्र में शरीर को ही प्रधानता मिली है, इसलिए योग के संदर्भ में उसका वही पक्ष आकर्षक लगा है जो स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रयुक्त होता है। इसलिए विदेशों में आसन प्राणायाम को ही योग माना गया है। बहुत हुआ तो मानसिक एकाग्रता को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। आसनों के संबंध में जो शोध देश और विदेश में चला है, उससे वे अंग संचालन की सामान्य व्यायाम प्रक्रिया न रहकर उससे अधिक बढ़े-चढ़े सिद्ध हो रहे हैं। स्पष्ट है कि जिसे प्रयोगशाला स्वीकार करती है, उन्हें अन्य लोग भी अपनाने लगते हैं। लगता है जिन आसन अभ्यासों को पिछले दिनों उपहासास्पद ठहराया जाता था, उन्हें अगले दिनों तथाकथित लोगों को भी उपयोगिता देखते हुए आकर्षित होना पड़ेगा।
रूस के व्यायाम चिकित्सा के प्रोफेसर एम सार्की सॉव सेराजिनी ने मैन मस्ट बी हेल्दी नामक पुस्तक लिखी है। वे वहाँ अपने विषय के मर्मज्ञ एवं विशेषज्ञ समझे जाते हैं। उनकी उक्त पुस्तक में उन्होंने स्वस्थ रहने के लिए यौगिक श्वसन का परामर्श दिया है। सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटल मॉस्को के बाल रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर अनातोली मेड वेस्टकाई रोगी बालकों को सरल एवं साधारण योग आसनों का नुस्खा बताते हैं और इस कार्य में वह विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। रूस के ही कॉन्स्टेंटिन बुटिको नामक हृदय रोग विशेषज्ञ चिकित्सक ने सैकड़ों विभिन्न प्रकार के बीमारों को यौगिक क्रियाओं द्वारा ठीक करने में आशातीत सफलता प्राप्त की है। उन्होंने दमा से पीड़ित व्यक्तियों को औषधियाँ देने के बजाय यौगिक श्वसन की क्रिया का अभ्यास कराया। परिणामस्वरूप उनके शरीर में प्रवेश करने वाली ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रहने वाला असंतुलन दूर हो गया और दमा के रोगियों को बहुत लाभ हुआ। दमा के अतिरिक्त वह यौगिक क्रियाओं द्वारा मिर्गी, उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोग जैसी भयानक बीमारियों का सफल उपचार करते हैं। वर्तमान समय में विश्व में करोड़ों की संख्या में मधुमेह के रोगी हैं। मेडिकल साइंस के द्वारा अभी तक इसका कोई सुनिश्चित उपचार ज्ञात नहीं हो सका है। 400 ईस्वी पूर्व सुश्रुत ने इस बीमारी के रोगियों के मूत्र में मिठास की उपस्थिति बताई थी। ईसा की 17वीं शताब्दी में वेस्ट विली ने मधुमेह से पीड़ित रोगी के मूत्र में शक्कर की उपस्थिति का परीक्षण करके दिखाया। मधुमेह के रोगी की समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। प्रारंभ में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम एवं पैंक्रियास से स्रावित इंसुलिन की मात्रा में कमी पाई जाती है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन इंडिजिनस मेडिसिन एंड होम्योपैथी द्वारा आयोजित प्रथम वैज्ञानिक सम्मेलन में डॉक्टर धर्मवीर नारायण वरनदानी और स्वामी आनंद ने मधुमेह की चिकित्सा में योग का योगदान संबंधी कुछ प्रयोगों का निष्कर्ष प्रस्तुत किया। यौगिक ट्रीटमेंट रिसर्च सेंटर नामक संस्था में विभिन्न आयु वर्ग के 283 मधुमेह के रोगियों पर 3 महीने के लिए प्रयोग किया गया। रोगियों को संतुलित भोजन के रूप में 98 ग्राम वसीय पदार्थ, 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 100 ग्राम प्रोटीन और कुल 2900 कैलोरी नियमित ढंग से प्रदान किए गए। समय समय पर उनका भार, मूत्र परीक्षण, खून में शुगर ग्लूकोज की जांच तथा हृदय का ईसीजी द्वारा परीक्षण किया गया। रोगियों को प्रतिदिन प्रातः सायं 2 बार सर्वांग आसन, हल आसन, मयूरासन, पादहस्तासन, उत्तान पाद आसन, शीर्षासन, जानुशिरा आसन, पवन सुक्ति आसन, शव आसन आदि सरल आसन एवं कुछ अन्य यौगिक क्रियाएं कराई जाती रहीं। साथ ही उनकी दिनचर्या नियमित क्रम में रखी गई तथा प्रार्थना, भजन पूजन, ध्यान साधना आदि का भी समावेश रखा गया। 3 महीने के परीक्षण के बाद देखा गया तो ज्ञात हुआ कि 52% रोगी लाभान्वित हुए, उनमें से अधिकांश पूर्ण स्वस्थ हो गए। इस अवधि में भी जिन्हें बहुत अल्प लाभ पहुंचा या ठीक नहीं हुए, वे या तो जन्म से रुग्ण थे अथवा लंबी अवधि से बीमार रहे थे। इसके आगे का भाग क्रमशः अगले ऑडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावना का दिव्य संग्रह, परम
पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।